है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में आपको बताया गया होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन समझे हो? यानी उसमें वो जो होता है प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकरा के लौट जाती है। प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकरा कर लौट जाती है। ठीक है, और अपवर्तन में होता है कि वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुस जाती है। ठीक है ना, लौटती नहीं है, वो सीधे जो है उसमें क्या जाती है, घुस जाती है। लेकिन होता यह है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, घुसती है, ठीक है ना, तो अपने रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाती है। जैसे मान लीजिए हवा से आ रही है और पानी में जा रही है। ठीक है, तो जिस रास्ते से वो आ रही है और जिस रास्ते पर उसको जाना है उस रास्ते पर नहीं जाती है, थोड़ा सा क्या होती है, वो मुड़ जाती है। ठीक है, यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा जो है परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, या ये कह सकते हैं विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आया समझ में? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, यानी वो किरण जो है मुड़ जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया? परावर्तन में होता है किरणें जाती है, टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। यानी अपवर्तन की घटना एक ही माध्यम में होती है। ठीक है ना, लेकिन ये जो परावर्तन की घटना जो है एक ही माध्यम में होती है और अपवर्तन की जो घटना है वो जो है अलग अलग माध्यम में होती है। यानी अपवर्तन होने के लिए दो माध्यम होना चाहिए, या एक ही माध्यम हो तो उसका घनत्व जो है अलग अलग होना चाहिए। क्लियर है ना? तो जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इसको। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से चलो ध्यान दो, आपको बताया गया है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। जिस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका माध्यम हवा हो गया और ये आपका माध्यम पानी हो गया। तो जब ये प्रकाश किरण इस हवा से निकल करके, ठीक है, जब पानी में प्रवेश करती है तो इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ से क्या हुई है? ये मुड़ गई है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि इस किरण का क्या हुआ है? अपवर्तन हुआ है। यानी यहाँ प्रकाश का क्या हुआ है? अपवर्तन हुआ है। यहाँ किरण जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में नहीं गई है, वो क्या हो गई है? मुड़ गई है। तो ये जो मुड़ने की जो घटना है इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ये हो गया दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह। दोनों माध्यमों को, जैसे यानी पानी का सतह हो गया, पानी है तो पानी का सतह हो गया, ऊपर हवा हो जाएगा, नीचे पानी हो जाएगा, इस सतह। अब देखिए, तो एक किरण जो किसी स्रोत से चलकर उस सतह पे टकराती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। ये क्या है? आपतित किरण है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है? आपतन कोण। ये जो है आपको पहले ही बताया गया है। ठीक है, इसमें जो है परावर्तन कोण नहीं होता है, इसमें अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, तो ये जो किरण जा रही है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। आज जो किरण जो है यानी मुड़ने के बाद जाएगी दूसरे माध्यम में उसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण। इस किरण का नाम क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण। इस किरण का नाम क्या होगा? अपवर्तित किरण। ये है आपतित किरण। ठीक है, और ये किरण यहाँ से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है अपवर्तित किरण। यानी अपवर्तन होने के बाद उस किरण का नाम क्या हो गया? अपवर्तित किरण। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये तो अभिलंब है, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है
उसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तित से बन गया अपवर्तन, ठीक है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, ये हवा है और ये क्या है, पानी है। क्लियर है? तो हम ये देख रहे हैं कि ये किरण यहाँ से ऐसे जा रही थी तो वो इधर मुड़ गई है, उधर क्यों नहीं मुड़ी है? ठीक है ना। ये किरण जो ऐसे जा रही थी वो नीचे की तरफ क्यों मुड़ी है? ठीक है ना, उधर की तरफ क्यों नहीं मुड़ी है, इसको देखना है। तो ये जो हवा है, ठीक है ना, इसकी तुलना में क्या है, विरल है। विरल समझते हो ना? विरल एक होता है माध्यम सघन और एक होता है विरल। सघन माने होता है घना, तो हवा की तुलना में पानी घना है ना जी, ठीक है ना। यानी जिसका घनत्व तो ज़्यादा होता है उसको हम सघन माध्यम बोलते हैं। तो पानी का घनत्व तो हवा की अपेक्षा ज़्यादा है। क्लियर है? तो यहाँ से किरण आई है तो ये क्या है, विरल माध्यम है, और विरल से सघन में आई है, इसीलिए नीचे मुड़ी है। क्लियर है? और वही यदि सघन से विरल में जाती है तब वो दूर भागती है। क्लियर है? तो अब देखना यह है कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, यानी वो किरण जो है मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है? जैसा कि आप फिगर में आपको सब चीज़ दिख रहा है। ठीक है, ये जो किरण है क्या हो गई, आपतित किरण। ठीक है, और ये क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्लियर है? अब ये जो किरण है, आपतित किरण, जब दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका नाम हो जाता है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, जिसको आर से दिखाया जाता है। क्लियर है? इसको नोट कीजिए। ठीक है, देखिए अब उनको देखना है कि सघन माध्यम क्या होता है। ठीक है ना, माध्यम दो तरह के हैं। प्रकाश जो है, प्रकाश के आधार पर माध्यम को दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक सघन माध्यम और एक दूसरा माध्यम। प्रकाश जो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रवेश करता है, तो उसका चाल किसी माध्यम में अलग होता है, किसी माध्यम में कम होता है। ठीक है, तो उसके आधार पर ये जो माध्यम है उसको दो भाग किया गया है, एक सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। तो देखना है कि सघन माध्यम क्या होता है। देखिए, सघन मतलब होता है घना माध्यम। सघन मतलब घना माध्यम। तो जब भी आप सघन और विरल लीजिएगा तो वहाँ आपको दो माध्यम लेकर के उसका तुलना करना पड़ता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि पानी जो है विरल हो जाएगा, कांच जो है सघन हो जाएगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन सा माध्यम लिया होगा। जैसे मान लीजिए हमने हवा ले लिया और अब पानी ले लिया, तो इन दोनों में कौन सघन होगा, पानी, क्योंकि उसका घनत्व तो ज़्यादा है। ठीक है, जिस माध्यम का घनत्व तो ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। क्लियर है? तो यदि हम हवा और पानी लेते हैं तो पानी क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। और यदि पानी और कांच ले लें तो कांच सघन हो गया, पानी विरल हो गया। अभी पानी क्या था, सघन था, और पानी क्या हो गया, विरल हो गया। तो हमेशा दो माध्यम लेकर के वहाँ तुलना करना पड़ता है कि किस माध्यम का घनत्व तो ज़्यादा है और किस माध्यम का घनत्व तो कम है। तो जिसका घनत्व तो ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, उसको हम कहते हैं सघन माध्यम। क्लियर है? नोट कर लीजिए, दो माध्यमों की तुलना में, दो माध्यमों की तुलना में, दो माध्यमों की तुलना में, दो माध्यमों की तुलना में पानी और कांच, पानी और कांच में, कांच क्या हो जाएगा, कांच सघन माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। क्लियर है यहाँ तक? दो माध्यमों की तुलना में, मतलब हमेशा हम दो माध्यम का तुलना करेंगे। दो माध्यमों की तुलना में जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा, ठीक है, जिसका घनत्व अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम या प्रकाशतः सघन माध्यम कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम पानी लिए हैं और कांच लिए हैं, ठीक है, तो इसमें कांच क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, इसलिए कि कांच का घनत्व ज़्यादा है। कांच पानी से भारी है तो इसका घनत्व ज़्यादा है,
और जिसका घनत्व तो ज़्यादा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। क्लियर है। वही यदि हम हवा और पानी ले ले तो पानी क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा, और हवा जो है विरल माध्यम हो जाएगा। क्लियर है। तुलना में एक याद होगा तो दूसरा याद हो जाएगा कि तुलना में जिस माध्यम का घनत्व कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, उसे विरल माध्यम या प्रकाशतः विरल जानना जरूरी है ना, विरल माध्यम कहा जाता है। हो गया। जैसे हवा और पानी में, हवा तथा पानी में हवा क्या हो जाएगा, हवा विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। हो गया। देखिए अभी आपको बताया गया कि सघन माध्यम क्या होता है। ठीक है, तो सघन माध्यम के उल्टा जो है विरल माध्यम होता है। सघन में बताया गया है कि जिस माध्यम का घनत्व तो अधिक होता है, यानी जो भारी होता है, उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। उसका जब उल्टा करेंगे, ठीक है, तो दो माध्यमों की तुलना में जिस माध्यम का घनत्व तो कम होगा, और जब घनत्व तो कम होगा तो प्रकाश की चाल अधिक होगी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम या प्रकाशतः विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है ना। यानी यहाँ भी आप दो माध्यम लेकर तुलना करेंगे कि किसका घनत्व तो कम है, किसमें प्रकाश की चाल अधिक है, वही क्या है, विरल है। ठीक है, जैसे हमने हवा लिया और पानी लिया, तो प्रकाश का चाल किसमें ज़्यादा होगा, कौन हल्का होगा, हवा हल्का हुआ, यानी हवा का घनत्व तो कम हुआ। ठीक है, जिसका घनत्व तो कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे। क्लियर हो गया। सघन माध्यम और विरल माध्यम। जो माध्यम हल्का है वो विरल है, जो माध्यम भारी है वो सघन है। ठीक है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। क्लियर है। चलिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। ठीक है, देख लीजिए। हाँ, ऊपर मान लीजिए आपका हो गया कांच। ठीक है, इसमें से किरण आ रही है, ये आपका अभिलंब हो गया। छोटा छोटा फिगर बनाइए, ये आपतित किरण हो गई।
ऊपर कांच हो गया, नीचे मान लीजिए कि पानी हो गया। ठीक है, तो एक किरण जो है इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये सीधे ना जा करके थोड़ा सा इधर भागेगी। ठीक है, हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट लिख लीजिए यहाँ, देखिए दूसरा क्या है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ बना रहे हैं फिगर, यहाँ से किरण आ रही है, ऊपर आपका हो गया हवा, ऊपर क्या है हवा, और नीचे हो गया पानी, ऊपर हो गया हवा, नीचे हो गया पानी, ये हो गया अभिलंब। इस किरण को जाना चाहिए इधर, लेकिन उधर ना जा करके थोड़ा सा इधर मुड़ जाती है। अब हम लोग जान गए कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। अब देखना यह है कि जो प्रकाश की किरण है यदि सघन से विरल में जाती है, ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि जब माध्यम जो है क्या होगा, चेंज होगा तो किरणें मुड़ेगी। ठीक है, यानी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, ठीक है ना, तो श्योर है कि क्या होगी, मुड़ेगी। अब देखना यह है कि किधर मुड़ती है, यानी सघन से विरल में जाती है तो किधर मुड़ती है, और विरल से सघन में जाती है तो किधर मुड़ती है। ठीक है, यानी सघन से विरल में जाएगी तो किधर मुड़ेगी, और विरल से सघन में जाएगी तो किधर मुड़ेगी। ठीक है, तो देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी यदि सघन से वो विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है तो वो अभिलंब से दूर भागती है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये है कांच और ये है पानी। कांच की तुलना में पानी क्या है, विरल है, कांच की तुलना में पानी विरल माध्यम है। तो ये जो किरण आ रही है इसको सीधे ऐसे निकलना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन ये देख रहा है कि अभिलंब से थोड़ा दूर भागते हुए निकल रही है। क्लियर है ना। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। क्लियर हो गया। अब देखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यानी इसके उल्टा, काम उल्टा हो गया तो ये भी उल्टा हो जाएगी, जा रही थी उधर अब लौटेगी इधर। ठीक है, यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है, तो अभिलंब के तरफ मुड़ जाती है। यानी इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे की तरफ मुड़ गई है अभिलंब के पास। ठीक है, अभिलंब के पास होके तब जा रही है। क्लियर हो गया ना। तो जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। क्लियर हो गया। विरल से सघन में, सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर, और यदि विरल से सघन में आती है तो अभिलंब के पास। हाँ ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यदि सघन से विरल माध्यम में आएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी, और उसके उल्टा यहाँ क्या है, यदि विरल से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब के तरफ मुड़ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। ध्यान दो, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, ठीक है ना। पार्श्विक विस्थापन, तो देखिए ये प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका रास्ता क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। ठीक है ना, यानी उसका जो रास्ता जो है मुड़ जाता है। क्लियर है। तो देखिए
जब प्रकाश की किरण हवा से किसी कांच के सिल्ली में प्रवेश करती है और फिर उसे अंदर अंदर होकर जब बाहर निकलती है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरण किसी कांच की सिल्ली से होकर के, ठीक है ना, अपवर्तित होती हुई जब बाहर निकलती है, तो देखिए ये आपतित किरण है, इसका दिशा ई है, और ये जो है निर्गत किरण है, यानी ये आपतित किरण हुई, यहाँ क्या हुआ, उसका अपवर्तन हुआ, ठीक है। तो कांच के अंदर अंदर यहाँ पहुँच गई, देख रहे हो ना। ये प्रकाश की किरण जब हवा से कांच में गई तो क्या होगा, उसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के बाद वो थोड़ा सा मुड़ गई, उसको जाना चाहिए था इस लाइन में, डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो जो है इधर मुड़ गई, क्योंकि ये जो है विरल है और ये सघन है, अविलंब की ओर मुड़ गई। वो अंदरे अंदरे यहाँ तक आती है, कांच के लास्ट छोर तक आती है। फिर जब कांच से बाहर निकलती है तो ये आपका क्या है, अविलंब है, ये अविलंब है ना, तो यहाँ से दूर भागती है, दूर भागेगी, क्योंकि ये जो है सघन है और ये विरल है, तो दूर भागती है। लेकिन जब ये बाहर निकलती है, जिसको हम निर्गत किरण कहते हैं, एक किरण जो है आपतित किरण के समांतर हो जाती है, एक किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है, लेकिन इसके बीच में कुछ दूरी बन जाता है। वो जा रही थी यहाँ से, लेकिन अब जा रही है, यानी इतना पीछे घसक गई है। तो ये जितना दूरी ये पीछे घसक गई है, यानी इसके बीच की जो लंबिक दूरी है, लंबवत जो दूरी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आया समझ में। यहाँ देखिए, जब प्रकाश की किरण कांच की आयताकार सिल्ली से होकर गुजरती है, ठीक है, प्रकाश की किरण कांच की आयताकार सिल्ली से होकर के गुजरती है, तो आपतित किरण है, ये ना आपतित किरण है, आपतित किरण तथा निर्गत किरण मतलब है, इसके बीच की जो लांबिक दूरी है, किरण के बीच की लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी जब प्रकाश की किरण किसी कांच की सिल्ली से होकर के गुजरती है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लांबिक दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है, इसे किसे, डी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, किया जाता है। बात समझ आ गया ना, कोई दिक्कत।